जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम देखेंगे 4 मार्च 2026 को हिस्ट्री का पेपर हुआ, उसको पूरी आंसर की एनालाइज करेंगे और आप देखते जाना कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही होते हैं और कौन कौन से गलत होते हैं। और इस तरह से आप अपनी सटीक परिणाम यहाँ पर आप तय कर सकते हो कि कितने मेरे मार्क्स आ सकते हैं। तो हिस्ट्री 2025 जो 2026 ये जो सेशन था उसमें जो पेपर हुआ वो किस तरह से कैसे आया उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ये देख सकते हो आप, उच्च माध्यमिक शिक्षक जो परीक्षा है 2026 का ये पेपर है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से कौन से क्वेश्चन आए थे और किस तरह से हमारे को करना है। तो सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पिक क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन आते हैं? बहुविकल्पिक प्रश्न। निम्न में से प्रश्नों का उत्तर सही देना है आपको। तो बताओ, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? पहला प्रश्न यही था। तो क्या प्रयाग प्रशस्ति की इसके सही देखते जाएंगे किस तरह से थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। किसने की थी? हरिसेन। बिल्कुल डी आंसर इसका बिल्कुल सही है। द बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे, क्योंकि बहुत ही हम समझाएंगे यहाँ पर, कुछ नहीं, सीधा आपको आंसर बताएंगे, क्योंकि सीधा आप मिलाते जाना अपने पेपर से कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने सही किए हैं। अब देखो, देवपुत्र की उपाधि मुख्यतः किन सम्राटों से संबंधित थी? तो ध्यान रखना, देवपुत्र जो वो थी कुषाण से थी। किससे? बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखो, यानी कि जो देवपुत्र थे ये कुषाण से संबंधित थे, है ना। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखो कौन सा प्रश्न है हमारा। देखो बहुत ही अच्छे हैं और नॉर्मल पेपर आया है आपका, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसे कर सकते थे। देखो और मिलाते जाना, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसने अगर ये अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा, अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को पढ़ा होगा, तो सभी उनको आंसर आ गए होंगे। देखो, प्राचीन काल में स्त्री का गोत्र विवाह के बाद सामान्यतः किसका माना जाता है? यानी कि जो स्त्री है उसका विवाह के बाद, तो वो विवाह के बाद ध्यान रखना पति का होगा। किसका होगा? पति की गोत्र का माना जाएगा। यानी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो, देखते जाओ, बस आप क्वेश्चनों को देखते जाओ और मिलाते जाओ किस तरह से आपके आंसर सही सटीक बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से किस स्थान को दसपुर के नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, क्या वाराणसी है? बिल्कुल नहीं है। अयोध्या बिल्कुल नहीं है। मथुरा बिल्कुल नहीं है। मंदसौर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि दसपुर को मंदसौर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मंदसौर, जो कि कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, एमपी में। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अब देखो आगे, सूत पिटक, यानी कि जो पिटक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, है ना। तो सूत पिटक का संबंध निम्न में से किस धर्म से? यानी त्रिपिटक का जो संबंध है वो कौन से धर्म से है? क्या जैन धर्म, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म? तो ध्यान रखना, सही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अब देखो आगे, देखते जाओ, बस आप मिलाते जाना, देखते जाना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और जो अगर किसी ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो सभी को आ गया होगा, मुझे पता है। अब देखो, यात्रा वृतांत रियाला किसने लिखा? यानी कि जो यात्रा वृतांत है रियाला, वो किसने लिखा? क्या इल्ब्रूनी ने लिखा, या फिर दूरते बरबोसा ने लिखा, या फिर इब्न बतूता, या फिर पीटर मुंडी ने लिखा? तो ध्यान रखना, इसका जो रिहाला वो लिखी थी इब्न बतूता ने। सही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता, यानी सी बिल्कुल हमारा सही आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यानी कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? क्या जो बेपीटर्स जो तेवनियर है वो फ्रांस के हैं, या फिर अल्बिरूनी स्पेन, इब्न बतूता मोरक्को, फ्रांसो बर्नियर फ्रांस? तो ध्यान रखना, इनमें से जो सम्मिलित नहीं है वो है अल्बिरूनी, यानी कि अल्बिरूनी स्पेन के नहीं है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? अल्बिरूनी हो जाएगा। कौन सा होगा इसका सही आंसर? अल्बिरूनी। अब देखो आगे, मिलाते जाना और देखते जाना कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही निकल रहे हैं। अलवार संत मुख्य रूप से किस देवता की भक्ति करते थे? जो अलवार संत थे वो मुख्य रूप से किस देवता की भक्ति करते थे? क्या वह शिव की करते थे, या फिर विष्णु की, या फिर ब्रह्मा, या फिर गणेश? तो ध्यान रखना, विष्णु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी बिल्कुल हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते जाओ कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही निकल रहे हैं और कौन कौन से आंसर आपको गलत आपने किए हैं। देखो आगे देखना, आदि ग्रंथ साहब का संकलन निम्न में से किसने किया? क्या गुरु नानक ने किया, या फिर गुरु अंगद ने किया, या फिर गुरु गोविंद सिंह ने, या फिर गुरुदेव, या फिर गुरु अर्जन देव ने? तो ध्यान रखना, गुरु अर्जन देव ने इसका संकलन किया था। किसका? आदि ग्रंथ साहब का। किसने किया? गुरु अर्जन देव ने। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखो, तुंगभद्रा नदी के तट पर निम्न में से कौन सा साम्राज्य बसा था? यानी कि जो तुंगभद्रा नदी है उस नदी के तट पर कौन सा साम्राज्य था? क्या गुप्त साम्राज्य, या फिर मौर्य साम्राज्य, या फिर विजयनगर साम्राज्य, या फिर शुंग साम्राज्य?
तो ध्यान रखना, तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य था। कौन सा? विजयनगर। बिल्कुल सही, हमारा बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे 1565 में निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ? क्या तराइन का हुआ, पानीपत का हुआ, या हल्दीघाटी का हुआ, फिर तालीकोटा? तो ध्यान रखना, तालीकोटा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते जाओ और मिलाते जाओ, पेपर को साथ में रखो, टिक करते जाओ कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, और फिर देखो कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। अब देखो, निम्न में से कौन सी फसल नई दुनिया से नहीं आई है? यानी कि कौन सी ऐसी फसल है जो नई दुनिया से नहीं आई है? क्या टमाटर है, आलू है, या फिर मिर्च है, या फिर गन्ना है? तो ध्यान रखना, गन्ना प्राचीन दुनिया से चलती आ रही है ये गन्ना, यानी कि इसका बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। द इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी सही है इसकी? गन्ना फसल। कौन सी? गन्ना फसल। अब देखो अगला क्वेश्चन, मुगल काल में पंचायत का मुखिया कहलाता था। यानी कि मुगल काल में जो पंचायत का मुखिया था वो कौन था? क्या मुकदम था, मीर बख्शी, या फिर सदर, या फिर दीवान? तो ध्यान रखना, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मुकदम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे, निम्न में से किसे संतालों की शक्ति का प्रतिनिधि माना जाता है? यानी कि संतालों की प्रतिनिधि का शक्ति है वो किसको माना जाता है? क्या पावड़ा है, या फिर कुदाल है, या फिर हल है, या फिर हंसिया है? तो ध्यान रखना, हल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही, इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो, दामिन ए को है, यानी कि दामिन ए को है किस समुदाय को बसाने के लिए निर्धारित क्षेत्र था? यानी कि दामिन ए को है किस समुदाय से संबंधित है? क्या पहाड़िया से संबंधित है, या फिर मुंडा, या फिर भील, या फिर संताल? तो ध्यान रखना, डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, संताल। कौन सा? द बिल्कुल इसका सही आंसर है, यानी संताल। अब देखो आगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनको मिलाते जाओ आप, बस आप मिलाते जाना। यानी कि इन मेमोरियम चित्र किसने बनाया? इन मेमोरियम चित्र किसने बनाया? क्या थॉमस जॉन्स बारकर ने, या फिर जोसेफ नोएल पैटन, या फिर जॉन टेनियल, या फिर फेलिस बीटो? तो ध्यान रखना, बी यानी ब इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जोसेफ नोएल पैटम, यानी कि जोसेफ नोएल पैटम ने इसका चित्र बनाया था, इन मेमोरियम का, है ना। अब देखो आगे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखो, लखनऊ में ब्रिटिश राज ढहने की खबर पर लोगों ने यानी किसे अपना घोषित नेता किया? यानी कि नेता किसको यानी कि इसका मतलब यह है कि जो लखनऊ वहाँ पर जो ब्रिटिश राज हटने के बाद जो खबर आई थी, फैली थी, वहाँ पर लोगों ने फिर किसको शासक बनाया था? क्या कुंवर सिंह ने बनाया, या फिर नाना साहिब, या फिर बहादुर शाह, या फिर ब्रिजेश कुमार, यानी ब्रिजेश कद्र? तो ध्यान रखना, इसका बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रिजेश कद्र को बनाया था। किसको बनाया था? ब्रिजेश कद्र। अब देखो आगे, निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई? यानी कि सबसे बाद में कौन सी घटना हुई? क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन, या फिर महात्मा गांधी भारत में आगमन, या फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, या फिर असहयोग आंदोलन? तो ध्यान रखना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस सबसे बाद में हुआ था, यानी कि सही बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देख के बताओ कि आपके कितने सही निकले 18 में से। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, रिक्तस्थान वाला। कौन सा है? रिक्तस्थान वाला। तो विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग कितनी थी? तो ध्यान रखना, 700 खाली स्थान, यानी कि विद्वानों के अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो ने कुओं में कुल संख्या लगभग 700 थी। कितनी थी? 700। तो पहले में 700 रिक्तस्थान आएगा, ध्यान रख लेना। आगे देखो, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच युद्ध की स्मृति का मुख्य कथानक है। यानी कि ये जो कथानक है ये किसका है, ये बताना आपको। कि कुछ इतिहासकार का मानना है कि स्वजनों के बीच युद्ध की स्मृति ही, इसमें बताना है कि जो यहाँ पर ये बताना है कि जो इतिहासकार मानना है कि स्वजनों के बीच युद्ध, यानी कि युद्ध के बारे में बताना है। तो ध्यान रखना, इसमें महाभारत आएगा। क्या आएगा इसमें? महाभारत। क्या आएगा इसमें? महाभारत। यानी कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच जो युद्ध हुआ, इसका कहने का मतलब यह है कि जो परिवार वाले थे वो ऐसा युद्ध कौन सा था? तो वो था महाभारत। कौन था? महाभारत। क्योंकि कौरव और पांडव भाई भाई थे, आपको पता होगा। कौरव और पांडव दोनों भाई भाई थे, दोनों परिवार वाले थे, यानी कि इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत। दूसरे में महाभारत बिल्कुल सही है। अब आगे देखो, अल बिरूनी की कृति की भाषा सरल स्पष्ट, यानी कि ऐसी कौन सी किताब, यानी कि इसकी रचना है, कृति है। कृति का मतलब होता है रचना, यानी कि अल बिरूनी की कौन सी रचना है जो भाषा सरल और स्पष्ट है? तो उसकी जो रचना है वो ध्यान रखना, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, किताब उल हिंद। क्या होगा इसमें? किताब उल हिंद। तीसरे में किताब उल हिंद आएगा। अब देखो आगे, हम्पी के भग्नावशेष। देखो, हम्पी के भग्नावशेष 1800 में एक अभियंता तथा पुरातत्वविद कर्नल द्वारा प्रकाश में लाया गया था। यानी ऐसा कौन सा जो कर्नल था, यानी कि कौन सा पुरातत्वविद था? तो ध्यान रखना, यह था कॉलिन मैकेंजी, यानी कि कर्नल मैकेंजी था। यहाँ पर कौन था? मैकेंजी द्वारा लाया गया था। यहाँ पर मैकेंजी आ जाएगा बिल्कुल, चौथे में मैकेंजी, कार्लिन मैकेंजी, है ना। अब देखो आगे, अगला रिक्तस्थान देखो, स्थायी
स्थायी बंदोबस्त में राजस्व की राशि निश्चित कर दी गई जो प्रत्येक खालिस्तान को अदा करनी होती है, यानी किस किस को देनी होती है, तो ध्यान रखना वो थी जमींदार, यानी कि जमींदार थे उनको देनी पड़ती थी। क्या देनी पड़ती थी? स्थायी बंदोबस्त में राजस्व की राशि निश्चित कर दी गई जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी, यानी कि पांचवें में जमादार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो खालिस्तान को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था, तो ध्यान रखना अवध को, किसको? अवध को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? अवध को। ये हो गए हमारे रेगिस्तान। अब हम देखते हैं हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है उनके आपको आंसर देते जाना है। तो देखो कौन कौन से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इनको, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप इसमें आंसर भी बहुत अच्छा लिख सकते हो। अब देखो चाणक्य किस मौर्य शासक के मंत्री थे, यानी कि जो चाणक्य थे वो कौन से मौर्य शासक था जिनके मंत्री थे, तो ध्यान रखना वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल इसमें पहला आंसर सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर देखो पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम, यानी पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटना। पटना बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे क्वेश्चन, बहुपत्नी प्रथा क्या है? बहुपति प्रथा जो प्रथा है वो क्या है? ध्यान रखना एक पुरुष जो है ना एक महिला से अधिक पत्नी, यानी कि एक महिला से अधिक से विवाह करता है, यानी कि अधिक पत्नियां रखता है, उसे बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। ध्यान रखना अधिक पत्नियां, क्या होगा इसमें? एक पुरुष एक से अधिक पत्नियां रखता है उसे बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है। ध्यान रखना। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, देखते जाओ आप बस। प्राचीन गुफाओं की आजीविका संप्रदाय के लिए किस शासक ने बनवाई, यानी कि जो सबसे प्राचीन गुफाएं आजीविका संप्रदाय के लिए किस शासक ने बनवाई, तो ध्यान रखना वो है अशोक सम्राट। कौन सा है इसमें? अशोक, यानी कि अशोक सम्राट ने क्या करवाया था? ये प्राचीन गुफाएं बनवाई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक सम्राट। देखते जाओ बस, आप मिलाते जाओ कि ये मेरे क्वेश्चन सही थे। यहाँ पर विस्तार से नहीं लिख सकते क्योंकि आपको बस आंसर की मिलानी है आपकी। देखो किस विदेशी यात्रा ने दारा सिकाओं के चिकित्सक के रूप में कार्य किया था? आपको बताना है कि कौन से विदेशी यात्री थे जिन्होंने दारा सिकाओ के चिकित्सा के रूप में काम किया था, तो ध्यान रखना वो थे एल ब्रूनी नहीं थे, वो थे फ्रांसवा बर्नियर, सॉरी है ना। कौन थे? फ्रांसवा बर्नियर, जो फ्रांस के थे। यानी कि किस विदेशी यात्री ने दारा सिकाओ के चिकित्सक के रूप में कार्य किया, तो वो थे फ्रांसवा बर्नियर। कौन थे? फ्रांसवा बर्नियर। अब देखो आगे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का कौन से शहर में स्थित है, तो ध्यान रखना अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। यानी कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। अब देखो आगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का द्वारा की गई थी। आईने अकबरी पुस्तक किसकी है, यानी कि आईने अकबरी पुस्तक किसकी है? यह है अबुल फजल की। किसकी है? अबुल फजल की है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, और अगर आपने इस तरह से नॉर्मल भी लिखा होगा तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसमें है अल-ब्रूनी। अब देखो पहाड़िया लोग कौन सी खेती करते थे, तो वो करते थे झूम खेती। कौन सी करते थे? झूम खेती। पहाड़िया लोग झूम खेती करते थे, ध्यान रखना झूम खेती। कौन सी खेती? झूम खेती। अब देखो आगे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये कथन किसका है, तो ध्यान रखना ये तो कहा गया तो अवध के लिए है। किसके लिए? अयोध्या के लिए, अवध के लिए। लेकिन कहा किसने, तो वो ध्यान रखना इसमें ये पूछा है कि किसने कहा, ये कथन किसका है, तो वो है डलहौजी का। किसका है? डलहौजी का। डलहौजी, ध्यान रखना कर्नल डलहौजी का ये कथन था कि एक दिन ये गिलास फल हमारे मुंह में आकर गिरेगा। आगे देखो, लाल बाल पाल के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो ध्यान रखना लाल से जो होगा वो हो जाएगा लाला लाजपत राय, और बाल से होगा बाल गंगाधर तिलक, और जो ये है पाल से होगा, ध्यान रखना बिपिन चंद्र पाल। कौन होगा? बिपिन चंद्र पाल। फिर देखो आगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ये बताना आपको, तो ध्यान रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थे हमारे तीसरा क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन हमने बता दिए। पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। सबसे ज़्यादा नंबर आपको यही मिलेंगे, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और नॉर्मल क्वेश्चन और एक लाइन के क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको हमने पूरी तैयारी यानी कि पूरी सटीक आंसर की आपको बता दी है, जिससे आप मिलाओ और देखो कितने नंबर आ रहे हैं। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, और इसमें आपको क्या करना है कि जो आपने थोड़ा बहुत भी लिखा होगा कि जैसे 50 वर्ड है तो 5 लाइनें भी आपने कैसे भी करके लिख दी, तो समझ लेना नॉर्मल चेकिंग होगी और आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो क्या है प्रश्न, देखो चौथा, सिंधु घाटी सभ्यता में बाट का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता था, यानी कि इसमें यह लिखना था कि सिंधु घाटी सभ्यता में बाट का उपयोग, बाट का मतलब वो होते हैं जो तोलने के तराजू के जो वो बाट होते हैं उसमें होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसमें जानकारी लिख दी कि उस समय जो
किसी भी वस्तु का नाप करने के लिए बाटों का इस्तेमाल किया जाता था और उस समय बाट के लिए जैसे कोई भी तराजू में रख के इसको इस्तेमाल में लेते थे। इस तरह से आपने लिख दिया तो समझो कि आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल अपनी भाषा में लिखना है। एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि किताब से हूबहू लिखा है या फिर क्या लिखा है, वो देखता है कि स्टूडेंट किस तरह से, यानी बच्चा कैसे अपनी अपनी मातृभाषा में लिख रहा है, अपनी लैंग्वेज में, यानी कि खुद के शब्दों में लिख रहा है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव करता है। 2 नंबर आपको ऐसा कैसे दे देगा। अब देखो आगे क्वेश्चन देखो, मगध महाजनपद के आसपास जो कौन से प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, किन्हीं 2 का उल्लेख बताना है। यानी कि जो मगध साम्राज्य महाजनपद था उसमें आपको बताना है कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से थे, इसमें बताना है। तो एक तो देखो कृषि हो जाता है, इसमें आप कोई से भी लिख सकते हो, 2 लिखने हैं, कोई से भी लिख लेना। कृषि हो गई या फिर जल प्रणाली हो गई, किस तरह से आप प्राकृतिक संसाधनों के बारे में लिख सकते हो। कुआं हो गया, जैसे हल का उपयोग करते थे, तो इस तरह से आप लिखोगे ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको वो नंबर दे देंगे। अब देखो आगे छठा क्वेश्चन है, अक्षत्रिय 2 राजा, यानी अक्षत्रिय राजाओं को 2 उदाहरण दीजिए, यानी कि 2 अक्षत्रिय राजाओं का उदाहरण दीजिए। अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत भी लिख दिया तो समझो कि आपके नंबर मिल जाएंगे इसमें। अब देखो अगला क्वेश्चन 7वां, स्तूपों की संरचना से संबंधित कोई 2 महत्वपूर्ण, यानी कि स्तूप की संरचना बतानी है आपको, 2 महत्वपूर्ण भागों के बारे में बताना है। जैसे ऊपर जैसे ये टीला होता है रेत का, तो इसमें बता दो कि किस तरह से गुंबदाकार होता है या फिर इसके चारों ओर दीवारी की जाती है। इस तरह से भी आप लिख दोगे तो समझो कि एग्जामिनर आपको नंबर दे देंगे, है ना। अब देखो इब्न बतूता ने विवरण से भारतीय डाक प्रणाली के बारे में प्राप्त होने वाली 2 जानकारियां देनी है कि किस तरह से वो डाक प्रणाली थी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस तरह से डाक को, यानी कि डाक को भेजा जाता था और किस तरह से वहाँ पर व्यवस्था संचालित होती थी। तो इसमें नॉर्मल भी लिखोगे तो नंबर आपके मिल जाएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य द्वारा जल संपदा को सुरक्षित रखने हेतु क्या प्रयास किए गए। यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य था उस समय जल जो संपदा थी उसको किस तरह से सुरक्षित रखते थे, इसमें आपने पढ़ा होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो। जैसे वो आपने पढ़ा होगा मानव डिब्बा, इस तरह से उसमें लिख दो आप कुछ भी। जैसे इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन जैसे याद नहीं आ रहा है तो अपनी वर्तमान में सोच लो किस तरह से हम जल निकासी कर सकते हैं, उसको थोड़ी सी प्राचीन भाषा में लिख दोगे ना तो भी आपके 2 नंबर ऐसे कैसे मिल जाएंगे। सूर्यास्त विधि कानून क्या है, इसमें भी आप बहुत ही अच्छा लिख सकते हो। फिर देखो 1857 के विद्रोह के दौरान फैली एक अफवाह का उल्लेख करना है, यानी कि 1857 के दौरान जो अफवाह थी उसमें आपको ये करना है। अफवाह क्या हो सकती है, जैसे एक अफवाह थी कि नीमच, इस तरह से जो छावनी थी उसमें भी क्या हुआ था कि अफवाह फैला दी कि इसमें ये हड्डी का चूर्ण मिलाया था, लेकिन बाद में जब जानकारी पता चली तो ये साबित हुआ कि इसमें कोई ऐसा नहीं है, यानी कि वो अफवाह थी कि हड्डी का चूर्ण मिलाया जा रहा था आटे में। तो इस तरह से आप कोई सी भी अफवाह लिख सकते हो। दांडी यात्रा कब और कहाँ से शुरू हुई है, इसमें लिख सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिख देना इसमें, है ना। महात्मा गांधी अगर आपने पढ़ रखा तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे। संविधान सभा ने कौन से कर, यानी संविधान सभा ने कौन से कर राज्य सरकार के लिए आरक्षित करने का सुझाव किया, यह भी आपको, इसमें भी आप नॉर्मल लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। अब देखो आगे कि जैन धर्म, यानी कि जैन धर्म के 5 महाव्रत व्यक्ति के चरित्र निर्माण कैसे सहायक होते हैं, उदाहरण सहित लिखना। यानी कि ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन है। यानी कि जैन धर्म के जो 5 व्रत है, 5 व्रत कौन कौन से हैं, जैसे कि ये झूठ नहीं बोलेंगे, धन इकट्ठा नहीं करेंगे, हमेशा सत्य की राह पर चलेंगे। इस तरह से 5 व्रत है और 5 आपको इसमें, अगर आपको 5 व्रत है पूरे याद है तो आप इसमें कुछ भी अपनी भाषा में लिखोगे तो नंबर आपके 3 नंबर ऐसे कैसे आपको मिल जाएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन यह है, इसमें अथवा में देखो बौद्ध प्रतीक स्तूप, यानी कि बौद्ध प्रतीक का स्तूप, चक्र, वृक्ष आदि मूर्तिकला इनसे महत्वपूर्ण क्यों माने गए, उदाहरण से लिख सकते हो आप इसमें कि स्तूप क्या है, इनके मुख्य थे और चक्र थे, वृक्ष के नीचे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। इस तरह से आप लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर देखो प्रश्न नंबर 15 देखो मुगल काल में उगाई जाने वाली फसलों का वर्णन करो या फिर मुगल काल में प्रचलित सिंचाई तकनीकों का वर्णन करो। यानी कि आप सिंचाई तकनीकों का वर्णन भी कर सकते हो और फसलों के बारे में बता सकते हो। सिंचाई तकनीक में क्या है कि जैसे जल निकासी हो गई या फिर जैसे आप कोई से भी लिख सकते हो, जैसे कुओं से, नहरों से, तालाबों से सिंचाई की जाती थी और दोहरे बनाकर इसमें जैसे आप अभी के हिसाब से भी लिखोगे ना तो भी आपके बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फिर देखो आगे देखो 16वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक हेतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। यानी कि असहयोग आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसमें आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, कथन की व्याख्या करना है कि आपको कि असहयोग आंदोलन नकारात्मक दृष्टि से तो प्रभावित था क्योंकि उसमें क्या है कि धीरे धीरे काम हो रहा था और ये इसलिए भी था कि असहयोग यानी कि हम सहयोग नहीं कर रहे हैं तो वो भी सकारात्मक है, यानी कि हम अंग्रेजों का साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से नॉर्मल लिख सकते हो, आपको बहुत ही नंबर दे देंगे, समझो। फिर देखो 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को परिवर्तित कर दिया,
कथन व्याख्या करना, इसमें ये लिख सकते हो आप, असहयोग आंदोलन इसमें लिख दिया तो कोई बात नहीं। आपने अगर नॉर्मल भी जानकारी दे दी ना तो समझो इतनी चेकिंग भी नॉर्मली होती है, ध्यान रखना। अब देखो संविधान की जो यानी कि संविधान सभा में हुई चर्चाओं को जनमत से कैसे प्रभावित करती, इसमें आप लिख सकते हो कि किस तरह से चर्चाएं हुई वहाँ पर, किस तरह से प्रभावित कैसे करती हैं कि उनके हित में कार्य किए गए, उनमें उनको अधिकार दिए गए, इसमें आप लिख सकते हो। संविधान सभा में आदिवासियों की सुरक्षा को लेकर किस प्रकार चर्चा है वो भी आप लिख सकते हो। भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप विस्तृत थोड़ी बहुत जानकारी देकर इसको समझा सकते हो। अब देखो आगे ये है वापस वही क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि हमने 17 क्वेश्चन देख लिए, कितने देख लिए 17। अब हम देखते हैं खंड द, यह है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर इसमें मिलते हैं और 150 लगभग एक आधे पेज का इसमें लिखना होता है। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन उस समय के लोगों के लिए जीवन शैली और बुद्धिमत्ता का क्या पता चलता था, उदाहरण सहित समझ। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में उसमें आपको बताना है कि उस समय लोग कैसे जीवन शैली यानी अपना जीवन यापन करते थे, नगर नियोजन किस प्रकार से था, किस प्रकार दुर्ग और बस्तियां किस तरह से अलग अलग थे और किस तरह से वहाँ पर जीवन निर्वाह किया जाता था, जीवन शैली कैसी थी, वहाँ पर जो जल प्रणाली है, नाली की जो और सड़कें हैं समकोण काटती हुई, उस प्रकार आपको लिखना है कि उनकी बुद्धि कैसी, बुद्धिमत्ता भी इतनी जोरदार थी कि वहाँ पर जो नाली प्रणाली थी वो भी जल निकासी वो भी बहुत ही सटीक रणनीति से बनाई गई थी, समकोण में ये काटती हुई बनाई गई थी सड़कें। और अपने जो आवास था, अपना जो घर था, उनको भी बहुत ही अच्छी तरीके से, उनकी जो बाहरी दीवारें थे उनमें कोई खिड़की नहीं थी ताकि अप्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष रूप से कोई नज़र न डाल सके। इस तरह से आप लिखोगे तो आपके नंबर बिल्कुल 4 में से 4 आपको मिल जाएंगे। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता में के शिल्प उत्पादन के उस समय आर्थिक और सामाजिक जीवन की झलक कैसी मिलती है, उदाहरण सहित बताना है। जैसे हमने पढ़ा था मंदसौर, अभी आया था ना मंदसौर, तो इसमें बताना मंदसौर का कारण यही है कि वहाँ पर जैसे चनहुदड़ों से वहाँ पर मंदसौर चले जाते, यानी कि वो जो शंख के बने होते हैं ना, उनको मणिके जो भी होते हैं वहाँ पर बेचने के लिए चले जाए। तो यहाँ पर शिल्प उत्पादन का मतलब जो कारीगरी होती थी उस समय आर्थिक रूप से भी क्या थी और सामाजिक जीवन में भी किसी तरह की झलक थी, वो लिखना आपको बहुत ही अच्छी तरीके से नंबर मिल जाएंगे। अब देखो कबीर बाणी की व्याख्या करनी है कि कबीर ने किस तरह से उपदेश दिए, जो भी है उसमें आप लिख सकते हो। कबीर बाणी जो भी है आपने पढ़ा होगा तो आ जाएगा। उससे अच्छा यह है कि सूफी और राज्य संबंधों में व्याख्या करना है, यानी कि सूफी और जो राज्य संबंध है उनके बारे में बताना है, किस तरह से वो धार्मिक थे और किस तरह से उन्होंने जीवन यापन किया, इसके बारे में लिखोगे आप तो बहुत ही अच्छी तरीके से नंबर मिल जाएंगे। ये है आज हमारा अंतिम क्वेश्चन, और ये अगर किसी ने गलत किया तो इसमें ये सबसे आसान होते हैं और इनको तो करना ही करना है और बिल्कुल सटीक करना है, क्योंकि इनमें अगर आपने मैप ही गलत भर दिया तो समझो कि आपके नंबर बहुत ही कम मिल जाते हैं। तो देखो राखी गढ़ी हरियाणा, इस तरह से आप जो भी करोगे, जैसे राखी गढ़ी होगी सारनाथ हो गया, अहमदाबाद, मद्रास, जैसे आपके ये भारत का नक्शा आया होगा जो बिल्कुल खाली था, क्या था बिल्कुल, यानी कि इसमें कोई स्टेट वगैरह नहीं था और बिल्कुल किस तरह से था, जैसे ये भारत का नक्शा हो गया ना, ये भारत का हो गया ना, तो इसमें क्या है कि ये पूरा खाली था। जैसे ये राखी गढ़ी है तो इस तरह से आप भरोगे, जैसे मान लो कि यहाँ पर राखी गढ़ी है तो ऐसे बिंदु लगा के अगर आपने ऐसे ऐसे भी कर दिया ना राखी गढ़ी, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ऐसे आपको हाईलाइट पॉइंट करना है, और अगर आपको स्टेट याद है तो स्टेट की जगह पर आप कहीं पर भी कर दोगे तो 4 में से 4 आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। उसी प्रकार ये अथवा में है लोथल, मथुरा, ग्वालियर, पूना, जो भी है आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये था आज का 4 मार्च 2026 का इतिहास का पेपर। आई होप कि आपका बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा और जो नॉर्मल चेकिंग और आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। और इस तरह से अगर आपने किए हैं तो देखो किस तरह से अपनी जो परिणाम उसको चेक करो कि मैंने यहाँ पर किस तरह से लिखा है, क्या एग्जामिनर मैं इस तरह से इसके दायरे में हूँ, क्वेश्चन के बारे में इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लिखी, क्या इसमें नंबर दे सकता है। बिल्कुल नॉर्मल चेकिंग होगी और आपके नंबर जरूर मिलेंगे। तो इसी तरह से मिलते रहेंगे नई नई क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आप ये कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने अनुमान आपके बैठ रहे हैं, कितने नंबर आपके बैठ रहे हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।